हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आधुनिक भारत का इतिहास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूरोप से व्यापार करने के लिए कौन-कौन लोग भारत में आए थे और किन रास्तों का प्रयोग करते हुए वो लोग भारत में पहुंचे थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि स्थल मार्ग के रास्ते वो लोग आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, परंतु जब स्थल मार्ग उनका अवरुद्ध हुआ तो उन्होंने जल मार्गों की खोज प्रारंभ की और एक-एक करके भौगोलिक खोजों को अंजाम दिया, जिसके तहत उन्होंने भारत तक पहुंचने में सफलता हासिल की। और अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जैसे यूरोपवासी जो आए थे भारत में, उसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी, ये 5 लोग वापस भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। जिसमें हम लोग आगे अगर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पुर्तगीज़ के बारे में। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, पुर्तगीज़। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वास्को डी गामा भारत तक पहुंचने का मार्ग खोजने में सफल रहा था। अब उसी चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती व्यापारी था, जिसकी सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर, जो कि कप्प कडाबू के नाम से था, ये कालीकट का एक बंदरगाह है जहाँ पर कि वास्को डी गामा ने पहुंचने में सफलता हासिल की थी और अपने पहले बेड़े को कालीकट के बंदरगाह कप्प कडाबू पर उतारा था। यहाँ पर यह व्यापार करने के उद्देश्य से आया हुआ था और अपने व्यापार में इसने कुल 60 लाख का आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। अर्थात अगर हम लोग कहें तो ये 60 गुना अपने व्यापार से लाभ अर्जित करके यहाँ से वापस लौटा था, जिससे कि जब ये वापस लौटा अपने देश पुर्तगाल में, तो फिर वहाँ पर जा कर के इसने लोगों को समझाया कि भारत में चलिए व्यापार करने के लिए, क्योंकि पूर्वी देशों में हम लोग जो व्यापार करते हैं उससे हम लोगों को मुनाफा बहुत अधिक होता है। इन्हीं की बातों से प्रेरित होकर सन 1500 ईस्वी में दूसरा बेड़ा जो आया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये वहाँ के एक व्यक्ति थे जो कि दूसरे बेड़े का नेतृत्व करते हुए द्वितीय पुर्तगाली अभियान में भारत आए थे, जिसने आते ही सबसे पहले तो अरबी जहाज़ों को पकड़कर अरब सागर से वहाँ के जमोरिन के जो राजा थे उनको सौंप दिया, जिससे कि जमोरिन के राजा बहुत खुश हुए थे इन लोगों से और इन्होंने यहाँ पर व्यापार करने के लिए इनको अनुमति दी और कहा कि आप लोग यहाँ अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो पिछली बार जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में अपने प्रथम अभियान के दौरान यहाँ पर आए थे, वो फिर दोबारा अपने दूसरे अभियान में 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आए थे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत आए थे, उनके आने का पहला क्रम 1498 ईस्वी में है और दूसरा क्रम 1502 ईस्वी में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब ये यहाँ पर पहुँच गए और इन्होंने जमोरिन के राजा को खुश कर दिया था अरबी जहाज़ को भेंट करके, तो इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी जो स्थापित की थी 1503 ईस्वी में कोचीन में। 1503 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री अपनी कोचीन में स्थापित की थी और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो फिर 1505 ईस्वी में ही इन्होंने दूसरी कंपनी की स्थापना की, जो कि कन्नूर में थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की है और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कन्नूर में की है। और इसी समय 1505 ईस्वी में ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम का प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, यह भारत आया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक कंट्रोलर के रूप में बनकर वहाँ से आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए नोट में कुछ हम लोग देख लेते हैं। नोट में है कि पुर्तगाली जो यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, उनका पर्पस क्या था, कारण हम देखेंगे, क्योंकि कारणों को जानना बहुत ही आवश्यक है कि यूरोपवासी जो थे भारत में किस कारणों से मार्गों की खोज कर रहे थे और खोज करने के बाद वो आए जब यहाँ पर, तो पहले तो व्यापारिक मंशा से आए थे। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 2 कारण महत्वपूर्ण हैं, एक तो आर्थिक और दूसरा धार्मिक। आर्थिक कारणों में हम लोग देखते हैं तो इन्होंने अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने की कोशिश की, जैसे वेनिस हो गया, जेनेवा हो गया, क्योंकि जब ये व्यापार करने के लिए पूर्वी जगत में बढ़े थे तब ये अकेले थे, परंतु जब ये यहाँ पर पहुँचे तो इनके पीछे पीछे और भी यूरोपीय लोग पहुँचे थे।
तो अब इनके पास समस्या बढ़ गई थी कि एक ही जगह पर एक से अधिक लोग व्यापार करते थे, तो इनको आर्थिक मुनाफा कम प्राप्त होता था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि आर्थिक लाभ कमाने के लिए अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों को कोशिश की कि ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाए, और उसमें एग्जाम्पल में हम लोग वेनिस और जेनेवा को देख सकते हैं। दूसरा धार्मिक कारण था, तो धार्मिक कारण भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब आर्थिक कारण इन लोगों का बढ़ गया था, तब इन्होंने सोचा कि धार्मिक के साथ साथ हम धार्मिक कार्यों को भी बढ़ावा देते हैं। और इसमें इन्होंने अफ्रीका और एशिया, खास करके 2 जगहों पर, अफ्रीका और एशिया के सभी प्रांतों में जितनी भी जनता थी, इनको धर्म परिवर्तन करा करके ईसाई बनाने का प्रयास प्रारंभ किया, जिससे इनका टारगेट था कि अफ्रीका और एशिया के लोगों को अगर हम ईसाई बना देते हैं, तो जो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करके हमारे स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, तो तुर्कों की शक्ति को हम लोग घटा करके फिर उनको कमज़ोर करके अपने स्थल मार्ग को फिर से जारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यूरोप और भारत के बीच जो मार्ग खोजे गए थे, उनकी 2 कारण हम लोगों ने देखा, पहला आर्थिक और दूसरा धार्मिक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा हुआ था कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे, वो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन करके भारत में आए थे, और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर ये भारत में आए थे। इनका अगर पीरियड याद रखना होगा तो आप याद रख सकते हैं, 1505 से 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहे। और जब ये भारत में आए, तो इनके भारत में पहुंचने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम किया कि शांति से अपने व्यापार को चालू रखने के लिए एक नीति बनाई, जिस नीति को हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति के नाम से जानते हैं। इस नीति के तहत इन्होंने शांति से अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की, और अंततः बहुत हद तक ये सफल भी हुए। और इनके बीच एक और चीज़ देख लेते हैं कि एक युद्ध है 1508 ईस्वी का। 1508 ईस्वी में एक लड़ाई हुई थी, जिसमें अल्मीडा, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए थे, इनका और मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि गुजरात, मिस्र और तुर्की सेनाएं शामिल थीं। इन तीनों सेनाओं को मिलाकर मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा बना था, और इस मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा वर्सेस अल्मीडा, इन दोनों का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पहली बार तो अल्मीडा हार गया था, और साथ ही साथ इसके पुत्र को इन्होंने मार दिया था, जिसका बदला इस अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में लिया था। और 1509 ईस्वी के युद्ध में इन्होंने मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को हराया था, और साथ ही साथ अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए एक नींव डाल दी थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में व्यापार करने के लिए प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था, और दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रहा। यह दूसरा पुर्तगाली वायसराय था जो कि भारत में आया था। इसने सबसे पहले तो मुख्यालय अपना जो था उसको कोचीन बनाया, अपने मुख्यालय को कोचीन में स्थापित किया। कोचीन में स्थापित करने के बाद 1510 ईस्वी में इसने गोवा को यूसुफ आदिल शाह को हरा करके जीता था। सबसे पहला काम इसने ये किया। दूसरा मलक्का, जो कि 1511 ईस्वी में, इस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। हरमुज था एक जगह, जिसको इसने जीत लिया। इस तरह से इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। एक जगह से अलग अलग जगहों पर अपने कंपनी, फैक्ट्री और व्यापार को बढ़ावा देने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही पहला पुर्तगाली था जिसको कि इस का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर भारत में पुर्तगीज शक्ति का कोई वास्तविक संस्थापक था तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में वापस लौटे थे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा। चलिए उस कारण को हम लोग देख लेते हैं। अल्बुकर्क ने ही सबसे पहले अस्थाई पुर्तगीज आबादी भारत में बसाई थी। अस्थाई पुर्तगीज आबादी, इसका मेन कारण यह था क्योंकि यह जानता था कि अगर हम सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आएंगे
तो व्यापारी बन करके कुछ दिन बाद हम लोगों को या तो यहाँ पर व्यापारी ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से जाना होगा। इसलिए इसने क्या किया कि अपने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे होगा क्या कि अगर अब इसके देश के वासी भारतीय स्त्रियों से शादी करते हैं तो इनकी अस्थायी आबादी यहाँ पर बस जाएगी, जिनसे इन लोगों को इनके व्यापार के लिए बहुत ही लाभ मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की। लेकिन तब तक इसने क्या किया था कि पुर्तगीज़ जो थे, इसने भारत की सबसे बड़ी जलशक्ति बना दी थी, क्योंकि जल शक्ति के मामले में उस समय पुर्तगीज सर्वश्रेष्ठ बन चुके थे और ये अल्बुकर्क की ही देन थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अल्बुकर्क के बाद अगर कोई पुर्तगाली गवर्नर आया होगा जो कि उल्लेखनीय है तो उसमें नाम आता है नीनो डी कुन्हा का, जो कि 1529 से 1538 ईस्वी में भारत वापस आए थे। अल्बुकर्क के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे जो कि वहाँ से आए थे, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में हम लोग देखते हैं कि 1530 ईस्वी में जो सरकारी कार्यालय कोचीन में स्थापित था, तो इस मुख्यालय को इन्होंने कोचीन से गोवा कर दिया। यानी कि अगर हम लोग कहें तो सरकारी कार्यालय को इन्होंने कोचीन से उठा करके गोवा स्थापित कर दिया। उसके बाद तब तक अगर हम लोग देखें तो इन्होंने जो बस्तियां जीती थीं उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। उनमें प्रमुख बस्तियों को अगर हम देखते हैं तो तब तक इन्होंने दीव पर, दमन पर, साष्टी, बसई, चौल, बम्बई, सांथोमी, हुगली इत्यादि जगहों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इनकी बस्तियों को धीरे धीरे अब क्या हुआ कि जैसे ये लोग आए थे तो इनके पीछे और भी यूरोपीय लोग आए थे, यूरोपियों में इनके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, तो धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले तो पुर्तगालियों से इनके युद्ध शुरू हो गए, और युद्ध शुरू होने के बाद इन्होंने क्या किया कि इनकी बस्तियों को धीरे धीरे छीनना प्रारंभ कर दिया ताकि हम लोग भी अपना व्यापार कर सकें। इस तरह अंत में हम लोग देखते हैं कि इनके अधिकार में सिर्फ और सिर्फ गोवा और दमन दीव ही बचे थे। दमन दीव और गोवा पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित रखा और यह 1961 ईस्वी तक इनका अधिकार बना रहा, और अंततः 1961 ईस्वी में यहाँ से भी इनको हटा दिया गया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये लोग यहाँ से 1961 ईस्वी में वापस अपने स्वदेश लौट गए, और इस तरह से पुर्तगालियों का समापन यहाँ पर हो जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली ही ऐसे लोग थे जो कि सबसे पहले यूरोपवासी थे जो कि भारत में आए थे, और भारत में आने के साथ ही ये लोग सबसे लास्ट तक गए थे स्वतंत्रता के बाद 1961 ईस्वी में, और इनका अधिकार क्षेत्र गोवा दमन दीव बना रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पुर्तगाली नियंत्रण की विधि और प्रक्रिया क्या थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली जो थे यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु व्यापार करने के साथ ही इन्होंने अपनी अस्थायी आबादी को भारत में बसाने की कोशिश की, और साथ ही एक नियंत्रण विधि की प्रक्रिया अपनाई जिसके तहत ये लोग सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में जाने का श्रेय मिलता है इनको। तो सबसे पहली व्यवस्था हम लोग जो देखते हैं इनकी कार्टस आल्मेडा काफिला व्यवस्था था इन लोगों का विधि प्रक्रिया। तो इसमें कार्टस जो होता था, कार्टस का मतलब होता था परमिट लेना, अर्थात इनके व्यवस्था से कार्टस आल्मेडा काफिला व्यवस्था में इन्होंने बताया था कि अगर अरब सागर में जाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि हम लोगों से परमिट लेना होगा। बिना परमिट लिए हुए आप अरब सागर में किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने पास ये अधिकार ले रखा था कि अगर हमको शक होता है तो शक के आधार पर भी हम किसी भी नाव का, किसी भी जहाज़ का हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह के अधिकार को इन्होंने अपने पास रखा कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था में। दूसरे व्यवस्था को हम लोग देखते हैं तो इनका था काफिला व्यवस्था, और इस काफिला व्यवस्था में इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि यहाँ के स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला अपने कब्जे में रखा, और साथ ही साथ अपने एक बेड़ा को भी इसमें डाल दिया, अर्थात दोनों साथ चलते थे। और इनका मुख्य काम यही था, अगर हम लोग इनके मुख्य कार्यों को देखें तो इनके मुख्य कार्यों में आता है कि सबसे पहले तो जितने भी जहाज़ अरब सागर में व्यापार के लिए जाते थे
उनकी डाकुओं से रक्षा करना, ताकि कोई भी डाकू या लुटेरा उनको लूट ना सके। और दूसरा काम था कि सभी जहाज जो अरब सागर में व्यापार करते थे तो सबको अपने अधिकार में रखना, ताकि कोई इलीगल रूप से या फिर इनके अधिकार से बाहर रह करके व्यापार न कर सके। तो ये था इनका काफिला व्यवस्था। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कार्टेज व्यवस्था। तो दो व्यवस्था इनकी थी जिसके तहत ये विधि और प्रक्रिया पर अपना अधिकार बनाए हुए थे। साथ ही साथ जब इतना अच्छा इन लोगों का विधि नियंत्रण था तो फिर इनके पतन का कारण हम लोग देख लेते हैं। इनका पतन हुआ किन कारणों से? तो पतन के कारणों में कुछ मुख्य हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। पतन के कारणों में मुख्य जो थे उसमें सबसे पहला तो था इनका कि धार्मिक असहिष्णुता की भावना। धार्मिक असहिष्णुता की भावना अर्थात ये लोग जो थे अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते थे, जिसके चलते भारतवासियों के मन में एक बात घर कर गई थी कि ये लोग अपने धर्म को ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, और ऊपर से धर्म परिवर्तन भी स्टार्ट कर दिया था, जिसके तहत लोगों में असंतोष की भावना पैदा हुई और धीरे धीरे इनका धार्मिक पतन होने लगा। दूसरा था कि इनके बाद और भी यूरोपीय वासी जो थे भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, तो उनके मना करने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया कि अपने व्यापार को चोरी चोरी करते रहे, जिसकी वजह से ये भी इनके पीछे एक कारण बन गया। क्योंकि इनको जब मना किया गया है कि आप इस जगह पर व्यापार नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी ये लोग करते थे चुपके चुपके व्यापार, जिसकी वजह से इनको जब पकड़ा गया तो दंडित भी किया गया, और ये भी एक पतन का कारण बना और इनके फैक्ट्रियों को छीन लिया गया। तीसरा कारण ये था कि जब इन्होंने भौगोलिक खोजें प्रारंभ की थी तो पूर्वी देशों में भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों के पास पहुंचे थे। फिर ये पश्चिमी देशों की तरफ भी बढ़ने लगे, जिसमें अमेरिका की खोज हुई थी, और उस समय खास करके ब्राज़ील का जब पता लगा था तो इन्होंने ज़्यादा तक कोशिश किया कि पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ा जाए। और जब पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ने लगे तो इनका ध्यान पूर्वी देशों की तरफ कम आने लगा, जिसकी वजह से एक कारण ये भी हम लोग देख सकते हैं कि पश्चिमी देशों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की वजह से ये पूर्वी देशों पर ध्यान नहीं दे पाए, जिससे कि भारत में इनका पतन प्रारंभ हो गया था। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण हम देख सकते हैं कि उनके पीछे आने वाली दूसरी जितनी भी कंपनियां थीं उनके प्रतिस्पर्धा में ये धीरे धीरे पिछड़ने लगे थे। क्योंकि अगर एक ही मार्केट में हम जैसे देख रहे हैं कि दो लोग अगर आ जाते हैं तो दोनों लोगों में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ जाती हैं, और उस प्रतिस्पर्धा में अगर एक भी पिछड़ जाता है तो दूसरा उससे आगे निकल जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ था पुर्तगालियों के साथ। प्रतिस्पर्धा में ये पीछे हो गए थे। जैसे इनके बाद डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे, तो इन लोगों ने इनकी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया और इनको सिर्फ और सिर्फ व्यापारी बनाकर ही छोड़ दिया। और उसके साथ साथ ये बस अब यहाँ के लोकल लोग जैसे एक अस्थाई लोग बन करके रह गए। उसके बाद इसके देख लेते हैं कि पुर्तगालियों के भारत में आगमन के पश्चात कौन कौन से परिणाम हम लोगों के सामने आए थे। परिणामों में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया और आर्थिक हो गया। इन चारों तरह के परिणामों को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इनके आने से धार्मिक परिवर्तन भी हुए थे, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए थे, सामाजिक परिवर्तन भी हुए थे और आर्थिक परिवर्तन भी हुए थे। उनमें से पहला हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया था। आते ही इन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोगों को, खास करके पूर्वी जगत के और उसमें भी भारत के लोगों को, इनके धर्म को परिवर्तन कराना शुरू कर दिया और ईसाई धर्म में इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि गोवा पर जब इन्होंने 1510 ईस्वी में अधिकार स्थापित किया तो गोवा में जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। ये भी इनका एक परिणाम था, जिसकी वजह से वहाँ मंदिर बहुतायत रूप में समाप्त हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी। गोवा में ही इन्होंने एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी। और एक और भी परिणाम था, और ये था हम लोगों के लिए नए खोज की तरह। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करें हम लोग, प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छपाई की शुरुआत, तो छपाई की शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों की ही देन है। साथ ही साथ उस समय तक हम लोगों को नौशक्ति की महत्ता के बारे में पता नहीं था, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम हम लोगों को ये बताया कि नौशक्ति की महत्ता क्या है, और इसके तहत भी हम लोग युद्ध को लड़ सकते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ फल, सब्जी और कुछ ऐसे
चीज़ थे जो कि भारत में पहले नहीं पाए जाते थे, जिनको इन्होंने भारत के बाहर के अन्य देशों से व्यापार करते हुए भारत लाए थे। जैसे उसमें था तंबाकू हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया, पपीता हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गए, मूंगफली हो गए, यहाँ तक कि बिहार की फेमस लीची भी, और संतरा, काली मिर्च और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि ये ही भारत लाए थे सर्वप्रथम। ये सारी चीज़ें जो अभी आप लोग देख रहे हैं, तंबाकू, आलू, मक्का, मूंगफली, चीनी, लीची, जितना भी है आप लोग ये जितना देख रहे हैं, ये सभी क्या थे, पहले की भारत में नहीं थे। तो इन चीज़ों को इन्होंने ही भारत में ला करके भारतवासियों को सौंप दिया। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि इनके धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक कारणों में भी बहुत सारे ऐसे परिणाम थे जो कि पुर्तगालियों के चलते हुए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने पुर्तगाली टॉपिक जो था उसको कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।